हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो आ जाते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज हम फिर लेकर आए हैं साइकोलॉजी की वीडियो जो आपके किसी भी टेट होगा, चाहे एस टेट है या सी टेट है या कोई और राजस्थान टेट है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी। साइकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो पिछले पेपर्स में आए हैं, जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं आपके, चाहे वो राजस्थान टेट है या यूपी टेट है या एमपी टेट है या सी टेट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इस वीडियो का आपका पूरा बेनिफिट होगा, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है या विशिष्ट है? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा, विशिष्ट। जब कोई बालक किसी भी चीज़ का यानी किसी भी प्रतिभा का धनी होगा तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? विशिष्ट बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकोपण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? तो राइट आंसर आप सभी को पता चल रहा होगा, बिल्कुल अटपटा है एक ऑप्शन दिया गया है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये क्या है? मूल्यों के जो वर्गीकरण है उसमें सम्मिलित नहीं होता। बाकी जो तीनों मूल्य दिए गए हैं, जैसे आध्यात्मिक मूल्य है या नैतिक मूल्य है या सांस्कृतिक मूल्य है, ये तीनों मूल्य क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं और मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, पूर्व प्रसूति काल के आरंभ से किशोर अवस्था के अंत तक होने तक अध्ययन करता है। विकास मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मानव मनोवैज्ञानिक विज्ञान या दैहिक मनोविज्ञान? तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से, यानी जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो तब से लेकर और किशोर अवस्था के अंत तक, उस अध्ययन को हम क्या कहलाएगा वो अध्ययन? तो वो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर? तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर कोई भी अध्यापक हो, एक आम मनुष्य भी समूह में जिस तरीके की बंदे बातें करेंगे वैसे ही उनके भाषा व अभिव्यक्ति होगी, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? नियंत्रण परीक्षण, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या अभिज्ञापक प्रश्नावली? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से जो अभिज्ञापक प्रश्नावली होती है वो नहीं मानी जाती है। बाकी जो तीनों विधियां दी गई हैं ये इसी व्यक्तिगत मापन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नियंत्रण परीक्षण है, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन है और रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी है। ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। सामाजिक चेतना या यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामान्य? तो देखिए आप, जो सही है वो क्या है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में क्या होगा? बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास करेगी। बाकी जो है यह इस अवस्था में शामिल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्ति विकास, क्रम निर्धारण मापनी, रोस्की परीक्षण या शब्द साहचर्य परीक्षण? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, व्यक्ति इतिहास।
क्या बनाएगा, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी। तो व्यक्ति इतिहास यानी हम कैसे हैं या कैसे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व मापन में सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे डाले हैं तो आपको पता चले कि भाई वाकई में ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों से उठाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन से सीखने की शैली का एक उदाहरण है, चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा, जो चाक्षुष है वो सीखने की शैली का एक उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी गई शिक्षा पद्धति क्या कहलाई है, डाल्टन प्लान, विनेटका प्लान, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, डाल्टन प्लान कहलाता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है वो क्या है हमारा, डाल्टन प्लान। राजस्थान ग्रेड जो पेपर आया है पीटीआई से रिलेटेड 2012 में, तो उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप 2 बार पढ़ने से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। सी टेट लेवल का पेपर से लिया गया है ये सेकंड से, जो सेकंड लेवल कौन सा होता है हमारा, तो जो टीजीटी से रिलेटेड होता है। तो लेव वायोगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, यूरी ब्रोनवेफनर, फैब्रेनर। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, लेव वायोगोत्स्की क्या रहेंगे कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किससे संबंधित है, तो लेव वायोगोत्स्की से रिलेटेड, जिसने कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने का वर्गीकृत करने की योग्यता होती है। यह भी अलग अलग लेवल से उठाए गए क्वेश्चन, और देखो कितने पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि में, प्राकृतिक बुद्धि में, भाषिक बुद्धि में या स्थानिक बुद्धि में। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा, प्राकृतिक बुद्धि में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे खनिज हैं या पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, ये प्रकृति की देन है, इसलिए जो प्रकृति के बारे में जिज्ञासा रखता है वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो हरियाणा टेट से रिलेटेड रहेगा, इस टेट से, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़बुद्धि बालक या बाल अपराधी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, डी, बाल अपराधी कहलाता है जो बालक समाज के नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाल अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगी। देखिए राजस्थान ग्रेड 2 का एक उर्दू के अध्यापक का एग्जाम हुआ था, उसमें से रिलेटेड है। प्रतिभाशाली कहलाएगा, सृजनशील कहलाएगा, मंदबुद्धि कहलाएगा या जड़बुद्धि कहलाएगा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, प्रतिभाशाली कहलाएगा। 10 वर्षीय बालक की जो मानसिक आयु होती है 14 वर्ष, वो क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली, क्योंकि बच्चे की एज तो है 10 साल की, लेकिन वो सोचता कितने साल के बालक की तरह है, 14 साल के बालक की तरह, इसलिए वो बच्चा कौन सा बालक होगा, वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा जो अपनी एज से ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। टीजीटी दिल्ली का जो पेपर हुआ था 2009 में और ग्रेड 3 6 का 2013 से, तो उससे ये उठाया गया। तो बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, युवावस्था के लिए या परिपक्वता व्यवस्था के लिए। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था के लिए सीखने की खेल विधि उपयोगी है, यानी पूर्व बाल्यावस्था से पहले आती है, तो इसलिए ये कौन सी किससे रिलेटेड रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग का अवबोध या समझ रखने वाला कहलाएगा। तो ये भी देखिए ग्रेड 3 में शिक्षक जो 12 तो 2013 से लिया गया है,
तो ऑप्शन ए है जो अक्सर से अक्सर प्रत्येक की परिभाषा देश के, जो दोनों की समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके, जो ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा, देखिए आप कौन सा विद्यार्थी आयत तथा वर्ग को समझ रखने वाला कहलाएगा, जो दोनों की समानता तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके, वही जो विद्यार्थी है आयत तथा वर्ग की समझ रखने वाला कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्ति का प्रकार है। ये देखिए जो क्वेश्चन है कितने लेवल से रिलेटेड है, आरपीएससी से, पीटी से, या सेकंड या थर्ड लेवल से। तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा बी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, मनोवैज्ञानिक का प्रकार होता है। अंतर्मुखी इससे पहले वाली वीडियो में पूर्ण एक्सप्लेन किया गया कि बहिर्मुखी कौन होता है और अंतर्मुखी कौन होता है, तो ये वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, या संज्ञान। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। जो संज्ञान है क्या है, वो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का आयाम नहीं है, लेकिन जो विषय वस्तु है या संक्रिया है या उत्पाद है, ये क्या रहेंगे, बुद्धि के आयाम रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेड थर्ड का, जो 6th लेवल 2013 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। राजस्थान ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, औसत में, प्रतिभाशाली में, मंदबुद्धि में, या जड़ बुद्धि में। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा, मंदबुद्धि में। देखिए एक बालक है तो 12 वर्ष का, लेकिन सोचता है 10 वर्ष के बालक की तरह, तो वो बालक कौन से उसमें रहेगा, मंदबुद्धि में रहेगा। अगर वो जैसे 12 वर्ष का और 12 वर्ष की तरह ही सोचेगा तो वो औसत बुद्धि में रहेगा। अगर वो 12 वर्ष का है और सोचता 14 साल के बच्चे की तरह है, तो जो इसका जो कौन सी श्रेणी में रहेगा, वो प्रतिभाशाली श्रेणी में रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणी में आते हैं। तो आपको 3 श्रेणी बता दी गई। अगर जड़ के बारे में पूछोगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरे इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। बिहार टेट लेवल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व ये सारे हैं, जिसमें शिक्षार्थी भी आता है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया भी आती है, और जिसमें अध्यापक भी शामिल होता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों के बिना कार्य नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक और शिक्षार्थी जरूरी हैं, और जितने बीच की जो प्रोसेस है वो भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा, पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, लिंग में विभिन्नता। ये विकल्प जो है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रतीक नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, हमारी लिंग में विभिन्नता रहेगी, बाकी सही रहेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। बिहार टेट लेवल 2011 से लिया गया टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, इनमें से सभी। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, ये सारे ऑप्शन जो रहेंगे वो सही रहेंगे। टोली शिक्षण भी, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण भी, और प्रोत्साहन भी। क्योंकि जो बच्चा कम सीखता है तो उस बच्चों को इस तरीके से हमें एक समूह में बिठाकर या उसका ध्यान केंद्रित कर या उसको प्रोत्साहन देकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से,
या निरंतरता का सिद्धांत से। तो राइट आंसर आप सभी को पता चल रहा होगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया, यानी ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए जो ये सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड रहेगा, जो निरंतरता का सिद्धांत है उससे रिलेटेड रहेगा। बाकी जो 2-3 सिद्धांत दिए गए इनसे रिलेटेड नहीं है। तो न समाप्त होने वाली और निरंतरता में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो सीटेट लेवल से लिया गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ये क्या रहेगा हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों का विकास दर सबका अलग अलग होता है और सबके जो सीखने के मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए मेथड भी उनके क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। कोई अपनी एज के अनुसार जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है और कोई अपनी एज से ज़्यादा भी सीख लेता है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही रहेगा कि बच्चों का जो विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ टेट से लिया गया क्वेश्चन है। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा ए रहेगा। स्नायुमंडल जो रहेगा यह शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बाकी जो रहेंगे जैसे स्मृति है, अभिप्रेरणा है या समायोजन है, ये क्या रहेगा हमारा, मानसिक विकास रहेगा। जो स्नायुमंडल है वो शारीरिक विकास से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ध्यान दें। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। देखिए क्या पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की। जब जो बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो जो अध्यापक का व्यवहार है तो वो डिपेंड करता है कि बच्चों को जल्दी सीख सकते हैं या नहीं। अगर अध्यापक गुस्से वाला हो गया तो बच्चे जल्दी नहीं सीख सकते, अगर प्यार वाला है तो जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है प्रोजेक्ट पद्धति पर, खेल विधि पर या सर्वेक्षण विधि पर या ह्यूरिस्टिक विधि पर। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, खेल विधि पर। जो शिक्षण किंडरगार्टन पद्धति रहेगी वो किसके ऊपर आधारित रहेगी, वो खेल विधि के ऊपर आधारित रहेगी। और ये किसकी विधि रहेगी, किंडरगार्टन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी से क्या रहेगी, ये विधि रिलेटेड रहेगी। और ग्रेड 3 में शिक्षक 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, कार्यों को मूर्त रूप में समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को रखना। तो राइट आंसर देखिए आप क्या दिया गया, ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, तो कार्यों को मूर्त रूप में समझना, यानी कार्यों को प्रैक्टिकल रूप से उनको दिखाना, उनको समझाना, ये जो व्यू रचना है ये सबसे ज़्यादा कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है, राजस्थान ग्रेड 2 से लिया गया क्वेश्चन है। व्यक्तिगत, अपूर्ण,
या मुखौटा? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। मुखौटा क्या रहेगा? लैटिन भाषा के जो पर्सोना का अर्थ रहेगा। मुखौटा क्या होता है आप सभी को पता है कि पर्सोना यानी बाहर से जो सबको दिखाई दे वो क्या होता है? मुखौटा होता है। जो हम पहन कर मतलब हमारा सकल जो सूरत है वो कैसी होगी और उसके ऊपर हम कैसा मुखौटा पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। ग्रेड 3 शिक्षक 2013 से लिया गया क्वेश्चन है। मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। क्या दिया गया क्वेश्चन की जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। अगर हम कितने भी पढ़े लिखे हों लेकिन अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा सके तो उस पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? छत्तीसगढ़ टेट से लिया गया 2011 से लेवल 1 का क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा। तो भय है इसका ऑप्शन, या घृणा है, या आश्चर्य है, या भूख है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग क्या रहेगा? आश्चर्य रहेगा। क्या बताया गया है कि मैकडूगल के अनुसार क्या कि मूल प्रवृत्ति के मनुष्य जब जन्म होता है और वो कोई नई नई चीज़ें देखता है तो उसके संवेगों में क्या शामिल होता है? आश्चर्य सबसे ज़्यादा शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन सीढ़ी है, यह कथन है। तो किसका कथन रहेगा ये? किलपैट्रिक का, वर्ले का, कोलसैनिक का, हरलोक का। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा। किलपैट्रिक जी ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन सीढ़ी होती है, क्योंकि अगर इस अवस्था में हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है। अगर बुरा रास्ता पकड़ते हैं तो पूरा जीवन क्या है? बिगड़ सकता है। इसलिए सबसे कठिन सीढ़ी यही मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करते हैं तो इसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण या दमन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, दमन। दमन क्या होता है? किसी चीज को कुचलना। जब व्यक्ति असफलता या दुख या पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है यानी जबरदस्ती उसको भूलना चाहता है, चाहे कोई किसी चीज में हम असफल हुए या हमारी कोई दुख है या पीड़ा है तो उसको कहलाना क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? ये क्वेश्चन पहले दूसरी तरीके से पूछा गया था, अब किशोर बीच में हटा दिया गया इसके, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा किशोर बीच में आने से। तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली कहलाएगा, औसत कहलाएगा, मंदबुद्धि कहलाएगा या जड़ कहलाएगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? सी रहेगा, मंदबुद्धि। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, यानी बच्चा तो 16 साल का है लेकिन सोचता 15 साल की तरह है। तो वो बच्चा कौन सी श्रेणी में आएगा? तो मंदबुद्धि श्रेणी में आएगा। अगर बच्चा 16 साल का होता है और सोचता 18 साल की तरह तो वो बच्चा आता प्रतिभाशाली बच्चों में। तो राइट आंसर आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? टेट सेकंड लेवल यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, बी रहेगा, वो अधिक जिज्ञासु है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन बार बार पूछता है तो उचित रूप से उसका जो अर्थ क्या निकालेंगे कि बच्चा बहुत जिज्ञासु है, उसको क्वेश्चन पूछने की बहुत लालायित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। यूपी टेट 1 लेवल 2013 से लिया गया क्वेश्चन है। रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो कोमल शिल्प उपागम
आप देखिए रेडियो, दूरदर्शन और कंप्यूटर एक ही लेवल है इनका। चाहे हम रेडियो सुने, दूरदर्शन पर देखें या कंप्यूटर का प्रयोग करें जिसमें सुनना भी होता है और देखना भी होता है, राइट लाइक है जैसा ही टीवी या दूरदर्शन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? डी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कोमल शिल्प उपागम संबंधित रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ग्रेड 3 शिक्षक 2013 से लिया गया क्वेश्चन है। आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। आर्मी बीटा टेस्ट क्या रहेगा? जो ऊपर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड रहेगा। भारतीय बैटरी बुद्धि परीक्षण उपयुक्त दोनों ये नहीं रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए, आर्मी बीटा टेस्ट अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्तित्व के संगठन का रूप है। यूपी टेट लेवल 2013 से लिया गया क्वेश्चन है। सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी, जिसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रहेगा। आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ें, व्यक्तित्व आया तो व्यक्तित्व किससे बनेगा? शरीर से। और व्यक्तित्व का विकास किससे होता है? जो हमारी मनोदृष्टि से। इसलिए दोनों को रिलेटेड रहेंगे, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यूपी टेट लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। क्रोध और भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना ही क्या कह रहेगा? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है कहलाएगा। क्योंकि जो संवेग है, संवेग क्या होता है हमारा? डर, भय, प्रेम, क्रोध, भय, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। और उत्तेजना किसी भी काम को करने की उत्तेजना होना या डर होना, भय होना या जल्दी होना, ये सारी चीज़ें कहलाएंगी। या भावों में उथल पुथल होना ही क्या कहलाएगा? संयोग का शाब्दिक अर्थ कहलाएगा संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित परिवर्तियों का योग है। यह कथन किसका है? तो ये किसका रहेगा? वैलेंटाइन का, एडलर का, एरिक्सन का या वुडवर्थ का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। जो वैलेंटाइन हैं इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या रहता है? योग रहता है। तो ये वैलेंटाइन का कथन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। प्रेरणा क्या होता है? किसी को क्या प्रेरणा देना या उसको मोटिवेट करना। तो यह जीव की ऊर्जा प्रदान करती है, या तर्क शक्ति बढ़ाती है, या व्यवहार को बनाए रखती है, या व्यवहार में निर्देशित करती है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। यह तर्क शक्ति को क्या करती है? बढ़ाती है। यह प्रेरणा का कार्य नहीं है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे जीव को ऊर्जा प्रदान करती है प्रेरणा, यह व्यवहार को बनाए रखती है, यह व्यवहार को निर्देशित करती है, यह प्रेरणा का कार्य रहेंगे। लेकिन तर्क शक्ति बढ़ाना यह प्रेरणा का कार्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वह अपने विषय के अच्छे प्रकार जानता है, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रिया करे, उसे शिक्षण विधियों को पूरा करने का ज्ञान हो, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, उपयुक्त सभी। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? कि वह अपने विषय की अच्छी प्रकार से जानकारी रखता हो। पहला बिल्कुल राइट रहेगा। वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, यानी विद्यार्थियों के अच्छे बुरे उनके विचारों के बारे में जाने, उन्हें क्या समझ में आता है, किस विधि से समझ में आता है, यह भी सही है। उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, यानी जितने भी शिक्षण विधियाँ होती हैं कि क्वेश्चन पूछना या क्या प्रश्न करवाने क्या करना, सारी विधियों का उसे ज्ञान हो। तो उपयुक्त
तीनों राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों द्वारा, अवलोकन विधियों द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, आत्मकथा द्वारा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। प्रक्षेपी विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन कौन सा होता है, चेतन होता है जब हम जागते हैं, और अचेतन क्या होता है, हम जब जागते नहीं, यानी अब अपने मन ही मन में क्या सोचते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अचेतन मन बोलते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की छटनी कर कर डाले गए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इनसे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू व्यूअर्स, मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलो, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की सिर्फ कंडीशन होती है कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।